वुल्फ के पेट काफ़ी पसंद आए हैं और सांसा भी उन्हें काफ़ी पसंद कर रही है, लेकिन रिकन का कोई भरोसा नहीं, वो उनसे डर रहा है। नेड ने थोड़े चौंकते हुए पूछा, क्या सच में वह उनसे डर रहा है? वो तो उसके पेट है। कैटलिन ने गंभीरता से उत्तर दिया, अभी तो वह 3 साल का ही है, उसका डरना लाजमी है। नेड उस पत्थर से खड़ा हुआ और आगे बढ़ते हुए गंभीरता से बोला, रिकन को अपने डर को फेस करना सीखना चाहिए। वह हमेशा 3 साल का नहीं रहने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण, विंटर इज कमिंग, सर्दियाँ जल्द आने वाली है। कैटलिन को ये शब्द हमेशा से एक डर और ठंड का महसूस करवाते थे। ये स्टार्क हाउस के नोबल वर्ड थे। वेस्ट्रोस के हर एक हाउस के अपने अपने नोबल वर्ड्स हुआ करते थे, अपने अपने योद्धा हुआ करते थे और उनके सॉन्ग हुआ करते थे। उन हाउसेस के फ्लैग भी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे और उनके प्रतीक चिन्ह वो भी नहीं। नेड स्टार्क वापस कैटलिन के पास पत्थर पर आके बैठ गया। उसने गंभीरता से कैटलिन की शक्ल देखते हुए कहा, वह आदमी मर चुका है और मैंने उसे मौत की सजा दी। नेड ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ब्रान भी वहीं पर था और इस बात की मुझे खुशी है। तुम्हें भी इस बात पर प्राउड होना चाहिए। कैटलिन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे तो उस पर हमेशा से गर्व था। कैटलिन अब गंभीरता से नेड की तलवार को देखे जा रही थी। आमतौर पर कैटलिन को ये तलवारें नहीं पसंद थी, लेकिन इस बार की बात ही कुछ और थी। ये बाकियों से काफ़ी अलग और इसका नाम आइस था, जो कि नोबल हाउस स्टार्क के पास सदियों से थी। कहा जाता है कि आइस 400 साल पहले वलेरिया में बनाई गई और उसे बनाने वाले लोहार ने कुछ जादुई शब्दों का उपयोग किया, जिससे बनने के उस दिन से आज तक वैसी की वैसी तीखी और नई जैसे दिखती है। ये वलेरियन स्टील से बनी हुई है। नेड ने गंभीरता से कहा, वह मरने वाला व्यक्ति इस साल का चौथा व्यक्ति है। पता नहीं उसमें किस बात का इतना डर भर चुका था कि वो मेरे बातों को समझ भी नहीं पा रहा था। वो केवल एक ही बात को कब से दोहराया कर रहा था। नेड ने लंबी सांस भरते हुए कहा, कुछ ही दिन पहले मेरे भाई बेंजिन स्टार्क का द वॉल से लेटर आया था, जिसमें लिखा था कि नाइट्स वॉच की स्ट्रेंथ दिन ब दिन कम होती जा रही है। अब वो 1000 से भी कम लोग रह चुके हैं और उनमें से भी ज़्यादातर डरपोक और अपराधी है। और जब भी नाइट्स वॉच का कोई आदमी द हॉन्टेड फॉरेस्ट में दीवार के उस पार जाता है तो वापस नहीं आ पाता। ज़्यादातर मर जाते हैं या लापता हो जाते हैं, और जो बच के आते हैं वो आज सुबह की तरह मेरे हाथों मर जाता है, क्योंकि वो नाइट्स वॉच के भगोड़े होते हैं। कैटलिन ने नेड की तरफ देखते हुए पूछा, कौन है आखिर वहाँ पे ऐसा? शायद वो वाइडलिंग ही होंगे। नेड ने शांति से उत्तर दिया, हाँ, और कौन हो सकता है? अब नेड ने उस तलवार को कसकर पकड़ लिया और कड़क आवाज में बोला, समय खराब से खराब आता जा रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब मुझे अपने बैनर के तले सारे छोटे मोटे हाउसेस को बुलाना पड़ेगा और नॉर्थ की शाही सेना को तैयार करके वॉल के उस पार मैंसे राइडर और उसकी जंगली सेना से लड़ने जाना होगा। इस बात से कैटलिन के चेहरे पर एक डर की शिकन आ चुकी थी। उसने चौंक कर डरते हुए कहा, क्या कहा नेड तुमने? दीवार के उस पार जाओगे? इस पर नेड ने शांति से हंसते हुए कहा, ओहो, तुम मैंसे राइडर से डरने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। उसकी जंगली सेना हमारे नॉर्थ की सेना के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें इतना डरना नहीं चाहिए। कैटलिन के चेहरे से अभी तक डर नहीं गया था। उसने वापस नेड को उत्तर दिया, दीवार के उस पार काफी डरावनी चीजें हैं। भगवान करे उनसे हमारा पाला नहीं पड़े तो ही ठीक है। कैटलिन अभी भी महसूस कर सकती थी कि उसके पीछे जो खड़ा पुराना हार्डवुड का ट्री है, उसकी आंखें अभी भी इसे ही देख रही है और उसकी हर एक बात को शांति से सुन रही है। इस पर नेड स्टार्क के मुंह पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम्हें ओल्ड मैन की कहानियां कुछ कम सुननी चाहिए। वही सब सुन के तुम्हारे दिमाग में ये कुछ आ रहा है। वे डरावनी और खौफनाक चीजें हजारों साल पहले द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट के साथ में वे भी मर चुकी है और उस बात को अभी 8000 साल हो गए हैं। शायद तुम्हें मास्टर लुइन से पूछना चाहिए, वे तुम्हें इस बारे में अच्छे से बता देंगे, और किसी भी जिंदा इंसान ने उन्हें कभी नहीं देखा है। इस पर कैटलिन ने अपनी आवाज को कड़क करते हुए कहा, आज से पहले तो किसी भी जिंदा इंसान ने डायरवुल्फ को भी नहीं देखा था, तो क्या वो नहीं है? आज हमारे घर में ही 5 डायरवुल्फ के बच्चे हैं। अब क्या कहोगे नेड इस पर? अब नेड ने शांति से बात को टालते हुए कहा, ओहो, मैं भी किससे बहस कर रहा हूँ? रिवर रन के टर्ली से। हम स्टार्क्स तुम रिवर रन के टर्ली को कभी भी बातों में नहीं हरा सकते। अब नेड ने अपनी तलवार को वापस म्यान में डाल दी और कैटलिन के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, तुम अभी यहाँ पे गोट सूट में क्या कर रही हो?
मैं जानता हूँ तुम्हें तो ये जंगल कभी भी पसंद नहीं आए थे। शायद कोई खास बात रही होगी माय लेडी, इसलिए तुम यहाँ पर आई हो। अब कैटलीन ने नेड का हाथ अपने हाथ में ले लिया और गंभीरता से कहा, काफ़ी दुख की खबर है, मुझे माफ़ करना, लेकिन जॉन एरन अब मर चुके हैं। जॉन एरन स्मॉल काउंसिल के किंग्स लैंडिंग में एक मेंबर थे। कैटलीन नेड के चेहरे पर आने वाले दुख को महसूस कर सकती थी। जॉन एरन, रॉबर्ट बराथियन और नेड स्टार्क इन दोनों के लिए पिता के समान थे। बदकिस्मती से उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन वे रॉबर्ट और नेड को अपने बच्चों की तरह रखते थे। जब मैड किंग ने रॉबर्ट और नेड की गर्दन काटने का हुक्म दिया था, तब जॉन एरन ने ही इन दोनों को बचाया। उस समय पर उन्होंने मैड किंग से इन दोनों को बचाने के लिए अपने बैनर के तले सारे राजाओं को बुला दिया और पूरी एक बड़ी सेना खड़ी कर दी। वे एक तरह से इन दोनों को बचाने के लिए मैड किंग से बगावत पर उतर आए थे। पर उन बातों को अब सालों बीत चुके हैं। 15 साल पहले जब कैटलीन और नेड की शादी हुई थी, तब उसी सेप्ट यानी कि मंदिर में जॉन एरन ने लाइसा यानी कि कैटलीन की बहन से शादी की। इस तरह से नेड के जो दूसरे पिता थे वो अब उनके साले बन चुके थे। अब नेड स्टार्क ने काफ़ी दुख भरे स्वर से कैटलीन से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रामाणिकता है कि ये बात सच है? इस पर कैटलीन ने काफ़ी शांति से कहा, हाँ मेरे पास प्रामाणिकता है। जिस लेटर में ये खबर लिखी हुई थी उसी लेटर में रॉबर्ट बराथियन के ऑफिशियल सिग्नेचर लगे हुए हैं। कैटलीन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ग्रैंड मास्टर पाइसल भी उसे नहीं बचा पाए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने हर बेहतरीन दवा उसे दी, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अंत में ग्रैंड मास्टर ने उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉर्फिन दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन यह मौत उसके ऊपर एक रहम की तरह था। नेड स्टार्क ने दुख भरे शब्दों में कहा, हाँ यह एक रहम ही था उनके लिए। लेकिन तुम्हारी बहन और जॉन एरन का बच्चा अब वो कहाँ पर है? वे तो अब किंग्स लैंडिंग नहीं होंगे, शायद वहाँ से रवाना हो चुके होंगे ना। कैटलीन ने नेड को सूचित किया, हाँ उस लेटर में लिखा हुआ था कि वे दोनों अब एरे के लिए निकल चुके हैं किंग्स लैंडिंग से। कैटलीन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तो चाहती थी वे रिवर रन चले जाए। एरे एक खाली और ऊंची जगह है जहाँ पर कुछ नहीं है। वहाँ के लोग भी इन्हें कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं और नई वो जगह इनके लिए बिलोंग करती है। जॉन एरन के लिए वह जगह थी क्योंकि वे लोग उन्हीं को जानते थे। एरे किंगडम का खालीपन उसके दुख को डबल कर देगा और मैं अपनी बहन को अच्छे से जानती हूँ, वह इतने बड़े दुख को अकेले सहन नहीं कर पाएगी। इस समय अपनी फैमिली की काफ़ी सख्त ज़रूरत है। एरे किंगडम में लाइसा की जान पहचान का केवल एक ही बंदा है और वो है ब्रैंडन, मेरे चाचा, लेकिन वह अकेला भी उनके दुख को कम नहीं कर सकता। अब नेड ने कहा, फिर तो तुम्हें वहाँ पर चला जाना चाहिए, तुम भी तो उसकी फैमिली हो। तुम अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर चले जाओ और उसके खाली पड़े महलों में अपने बच्चों की किलकारियों से भर दो। शायद इससे उसका दुख कम हो जाए और तुम्हें देखकर उसको सांत्वना भी मिले। कैटलीन ने शांति से उत्तर दिया, मैंने भी पहले लेटर पढ़कर यही सोचा था, लेकिन उस लेटर में कुछ और भी लिखा हुआ है। उस लेटर में लिखा हुआ है कि रॉबर्ट बराथियन अपने शाही हुजूम को लेकर विंटरफेल में तुम्हें मिलने यहाँ पर आ रहा है। ये बात सुनकर पहले तो नेड काफ़ी गंभीरता से सोचने लग गया, लेकिन उसने वापस पूछा, क्या सच में रॉबर्ट बराथियन यहाँ पे आ रहा है? इस पर कैटलीन ने हाँ में सिर हिलाया। अब नेड के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई थी। कैटलीन भी चाहती थी कि नेड की खुशी में वह भी शामिल हो जाए, लेकिन उसके दिमाग में कुछ अलग बात चल रही थी। वह सोच रही थी, आज सुबह ही उसने बाहर गार्डन में ये बात सुनी कि जहाँ से ये 5 डायरवुल्फ के बच्चे आए हैं, वहीं पर एक डायरवुल्फ मरा हुआ भी पड़ा था और उसके गर्दन में एक सांप लपेटा हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपशकुन था, लेकिन वह जानती थी कि नेड स्टार्क इस तरह के अपशकुनों में कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, लेकिन कैटलीन के लिए एक महत्वपूर्ण बात थी। अब कैटलीन ने नेड से कहा, हमें वॉल पर एक फास्ट हेवन भेजना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा भाई बेंटिन स्टार्क भी रॉबर्ट के स्वागत के समय विंटरफेल में ही उपस्थित हो। नेड ने उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं, मैं आज ही मास्टर लुइन को बोल दूंगा, वे अपने सबसे तेज रेवन को भेज देंगे, जिससे कि वह भी यहाँ पर आ जाए। कुछ देर बाद नेड ने कैटलीन को अपनी तरफ प्यार से खींचा और कहा, कितने साल हो गए हैं मुझे उससे मिले, पर तुम मुझे ये बताओ कि उसकी पार्टी में आखिर कितने लोग हैं? क्या उस लेटर में कुछ लिखा हुआ है? कैटलीन ने उत्तर दिया, लगभग 1000 नाइट उसके साथ में होंगे और उन नाइट्स के नौकर चाकर भी होंगे। इसके अलावा सर्सी और उसके बच्चे भी विंटरफेल आ रहे हैं।
अब नेड ने कैटलीन से कहा, कैटलीन तुम्हारी सूचना के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि नेड को काफ़ी धीरे यात्रा करना पसंद है और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है जिससे हमें उसके तैयारियां करने का मौका भी मिल जाएगा। कैटलीन ने नेड को सूचित करते हुए कहा, उसकी पार्टी में किंग्सलेयर यानी कि जेमी लेनिस्टर भी है और बहुत सारे लेनिस्टर भी है उसकी पार्टी में। लेनिस्टर हाउस रॉबर्ट बराथियन के क्राउन जीतने के भी बहुत साल बाद में उनके पास में आया था, लेकिन अंत में जब सर्सी की शादी रॉबर्ट से हो गई तो बात सब कुछ सही हो गई। नेड ने खुशी से कहा, यह काफ़ी अच्छा होगा कि रॉबर्ट और उसके पूरे परिवार को देखने को मिलेगा, उसके बच्चे भी हमें देखने को मिलेंगे। पिछली बार जब मैंने रॉबर्ट के सबसे छोटे बच्चे को देखा था तो वो उस समय भी अपनी माँ का दूध ही पी रहा था, लेकिन अब तो वह भी पूरे 5 साल का हो गया होगा। कैटलीन गंभीरता से बोली, प्रिंस टॉमन अभी पूरे 7 साल के हैं जितना अपना ब्रायन है, और अपनी जबान को लगाम लगाओ। उस महारानी का कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहना होगा। अब नेड ने कहा, रॉबर्ट को काफ़ी सिंगर्स और शिकार करना काफ़ी पसंद है, इसलिए हमें उसका भी इंतज़ाम करना होगा और इतनी बड़ी पार्टी के लिए हमें अच्छी मीट का भी इंतज़ाम करना होगा। मुझे जल्दी जोरी को किंग्स रोड पर भेजना होगा जिससे कि वह रॉबर्ट के स्वागत के लिए वहाँ पर पहुँच सके। उसने हंसते हुए कैटलीन से कहा, यह रॉयल पार्टी हमारे लिए काफ़ी महंगी साबित होने वाली है।